हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 5 है। ओके, 4 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं सब्सिडियरी बुक्स के अंदर। फिर हमने कैश बुक वाला सब्सिडियरी बुक्स कर लिया, उसमें सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक कर लिया। प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको याद है हमने परचेज बुक एंड सेल बुक भी कर लिया था, ठीक है। ओके, ये दोनों हमने कर लिए। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको काफी कुछ करवा दूंगा। आज कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर यहीं खत्म कर दूं। तो फिर आज हम करेंगे एक तो परचेज रिटर्न बुक, ओके, और एक कर लेंगे हम सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। फिर हमारा एक आएगा बिल्स रिसीवेबल बुक, ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आज ही करवा दूं, ठीक है। और बिल्स पेएबल बुक, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल क्या होते हैं आपको पता होगा, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा इसके बारे में कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। और फिर लास्ट में हमारा जनरल प्रॉपर होता है जो कि हम एंड में लेंगे इस लेक्चर के। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ करते हैं आज ये। तो सबसे पहले मैं सेल रिटर्न बुक की ओर जाता हूँ। सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, जैसे सेल्स रिटर्न बुक कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है हमारे। तो बहुत इजी है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, इसके अंदर हम रिकॉर्ड क्या करते हैं सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद इसका प्रेजेंटेशन तो बहुत सिंपल है। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जब सेल्स रिटर्न होता है हमें रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। ये ध्यान रखना, हमने जो उधार बिक्री करी है, उधार गुड्स बेचा है, हाँ, वो उधार वाला गुड्स अगर रिटर्न होता है तो यहां सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जो कैश में सेल्स किया है आपने वो कैश बुक में चला गया होगा, उसको हम सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो अगर कैश में जो सेल्स किया है उसका रिटर्न आ रहा है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। जो उधार सेल किया है जिसको हमने सेल बुक में रिकॉर्ड किया था, वो उधार वाला सेल्स का अगर रिटर्न आ रहा है, भाई हमने किसी कस्टमर को उधार बेचा, उसको पसंद नहीं आया तो वो हमें क्या कर रहा है, वापस लौटा रहा है। तो उस केस के अंदर जो रिटर्न हम हमारे पास सेल्स रिटर्न आएगा क्रेडिट सेल्स का, उसको हम सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और ये बहुत इजी है, देखो कैसे इजी है मैं बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मेट और इसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है वो बताता हूँ। सेम टू सेम सेल बुक और परचेज बुक की तरह है, बस एक कॉलम थोड़ा नया है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर आपका वही पर्टिकुलर का आ जाएगा, उसके पास में एक कॉलम एलएफ का आ जाएगा। इसमें इनवॉइस नंबर नहीं आता, इसमें कॉलम आता है क्रेडिट नोट। सेल बुक है तो क्रेडिट नोट, ओके। अब ये क्रेडिट नोट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले यहाँ लिखना जाएगा आपका सेल्स, यहाँ लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न बुक। फिर यहाँ आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, ये वाले कॉलम वही है जो सेल और परचेज बुक में होते थे, एलएफ भी होता था। इसमें इनवॉइस नंबर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट होता है, ठीक है। और सेलर जो होता है ना वो क्रेडिट नोट इशू करता है बायर को। देखो होता क्या है, एक सेकंड यहां लिख दूं, अमाउंट, और यहां आ जाएगा आपका डिटेल्स, वो पूरा का पूरा सेम है, और यहां आ जाएगा आपका टोटल। अब यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक ले लेता हूं, हमारा एक कस्टमर है जिसको हमने गुड सेल किया था। उसका नाम है राम एंड सन्स, और 15 जुलाई 2026 को जो है उससे कुछ गुड्स रिटर्न हुआ है। किससे हुआ है, मैसर्स राम एंड सन्स से। तो राम एंड सन्स ने जब हमने उसको गुड्स बेचा होगा तो हमने उसको बिल दिया होगा। आपका अगर शॉप है, दुकान है किसी भी चीज की, तो आप जब भी कुछ सेल करते हैं तो सामने वाला जो कस्टमर है आपका, वो आपसे बिल तो मांगेगा, तो आप बिल इशू करते हैं, हाँ। अब आपने कुछ उसको जो है गुड्स बेच दिया, ठीक है, और गुड्स बेचने के बाद में उसको पसंद नहीं आया या कोई डिफेक्टिव था, तो अब वो आपने उधार बेचा है, ठीक है, हाँ, पैसे लेने बाकी है, वो आपका डेटर है। और उस व्यक्ति ने, वो मान लेते हैं यही है राम एंड सन्स है, राम एंड सन्स को हमने जो है उधार सेल कर दिया।
और सेल बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड कर दिया और उसको बिल दे दिया, क्योंकि बिल तो लेगा ही वो, पेमेंट बाद में करेगा। तो हमारा डेटर है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर के अंदर उसको हम दिखाते भी हैं। बट अब उस हो सकता है राम एंड सन्स को हमारा कोई गुड्स जो है पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव था, तो वो हमें कुछ गुड्स रिटर्न करना चाहता है। तो जब हमें वो गुड्स रिटर्न करेगा ना, तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो गुड्स है वो हमारे पास में आ गया है, और आपका जो टोटल अमाउंट है, जो सेलिंग अमाउंट है, जो आपका पैसा आपसे हमें लेना है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। बस यही मतलब है क्रेडिट नोट का। तो क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है ताकि भाई जो तुमने गुड्स रिटर्न किया है ना, हाँ, उसको या तो हम टोटल सेल्स में से रिड्यूस कर दे या फिर तुमको रीपे कर दे। रीपे तो वैसे कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक उधारी चल रही है। ओके, तो ये मामला आता है। तो मैसर्स राम एंड सन्स जो है, इससे जो है अब मान लेते हैं हमने इसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया है 58, ठीक है, और इससे इसने जो हमें रिटर्न किया है मान लेते हैं 10, स्टेशनरी की दुकान है फॉर एग्जांपल के लिए, तो 10 हमें इसने पेंसिल बॉक्स रिटर्न किए हैं जो कि डिफेक्टिव थे, और एक बॉक्स जो है वो 50 रुपए का था, तो 500 रुपए का इसने गुड्स रिटर्न किया है। अगर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हमने इसको सेल करते टाइम दिया होगा तो हम यहाँ वापस लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 10%, जो कि होता है 50 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 450 बस, यही है और कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से, और मान लेते हैं कस्टमर है हमारा, उससे जो हमने 20 जुलाई को उसको गुड्स पहले बेचा था, 20 जुलाई को उसने रिटर्न कर दिया, मान लेते हैं वो है अनिल स्टेशनरी, ठीक है। तो अनिल स्टेशनरी को हमने बेचा था 5 पेन बॉक्स एट द रेट 100 रुपीज ईच, तो ये हो गया आपका 500 हो गया, तो चलो यहाँ पर 50 बॉक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया 5000। ओके, और लेस कर दो भाई इसमें टीडी, अगर था तो 5% था फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 250 रुपए, तो ये आपका 4750 रुपए बाहर आ गया। और इस तरीके से फिर यहाँ पर हम कर लेंगे टोटल, ठीक है। तो ये टोटल हमारा जो सेल्स रिटर्न हुआ है वो हुआ है 0, 5 और 5 10 का 0, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, 5 5200 रुपए का। ओके, और यहां पर हम लिख देंगे एंड में, वैसे हमारे लेजर करते टाइम ये चीज काम आती है कि आप लिख दिया करो कि ये भाई क्या है, ये सेल्स रिटर्न है, और जो सेल्स रिटर्न होता है ना वो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न से स्टॉक हमारा जो है, सेल्स रिटर्न सॉरी डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि इससे स्टॉक बढ़ता है, क्योंकि हमने पहले गुड्स बेचा तो स्टॉक कम हुआ, तो सेल्स क्रेडिट होता है। अब वो वापस लौटा रहा तो हमारा स्टॉक नाम का एसेट बढ़ जाएगा, और एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, दैट्स वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड में लिख दो, ये लेजर में पोस्टिंग करते टाइम हमारे काम आता है। तो ये तो हो गया आपका सेल बुक। अब ऐसे कैसे नेक्स्ट है परचेज बुक, आइए 6 नंबर पे, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक सॉरी, परचेज रिटर्न बुक, यानी कि हमने कोई गुड्स उधार खरीदा था, क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमने कोई गुड्स जो उधार खरीदा था और उसको हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया होगा। अब जो हमने उधार खरीदा था गुड्स किसी व्यक्ति से, किसी सप्लायर से, किसी क्रेडिटर से, अब हमें पसंद नहीं आया, कोई डिफेक्टिव था, तो हम भी तो वापस लौटा सकते हैं। तो यहां पर जो क्रेडिट परचेज रिटर्न जो होगा वो होगा रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो हमने गुड्स उधार खरीदा था उसको अगर लौटाओगे तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमने गुड्स कैश में खरीदा है उसको लौटा रहे तो वो कैश बुक में जाएगा। ओके, ठीक। एसेट का तो मामला ही नहीं है इधर, ओनली गुड्स लिखा हुआ तो आपको पता ही। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से हमारा परचेज रिटर्न बुक होता है, सेम टू सेम हमने जो सेल बुक बनाया था उसके जैसा ही है। देखो डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, यहाँ एलएफ आ गया यहाँ पर आपका, और एक कॉलम जो आपका वहां पर क्रेडिट नोट होता था, यहाँ डेबिट नोट कहते हैं उसको, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न बुक, यहाँ आ जाएगा आपका डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर,
यहाँ आपका वही LF, यहाँ डेबिट नोट आएगा क्योंकि इस बार हम बायर हैं, हमने कुछ खरीदा था अब लौटा रहे हैं, तो डेबिट नोट जो है ना वो बायर इशू करता है। अगर हम सेलर होते तो हम क्रेडिट नोट इशू करते, इस बार हम बायर हैं, माल खरीदा है हमने, उसको लौटा रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो बायर है जिसने गुड्स परचेज किया था, अगर वो लौटाता है, परचेज रिटर्न करता है, तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमने अगर किसी से गुड्स उधार खरीदा है तो इसका मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटी है कि उसको पैसे देने हैं। तो बायर जो होता है वो डेबिट नोट इशू कर देता है। इसका मतलब ये है कि अब जो पैसे है ना वो उतने नहीं देने हैं, थोड़े कम देने हैं, तो उसका रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर। ओके, सेलर के केस में भी टोटल सेल्स में से वो अमाउंट लेस कर दिया जाता है जो सेल्स रिटर्न का होता है, और वो क्रेडिट नोट में लिखा होता है। परचेज रिटर्न के केस में जो टोटल परचेज होता है उसमें से वो अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है जो परचेज रिटर्न के तौर पे आता है, और वो क्रेडिट नोट के थ्रू बताया जाता है। ओके, सॉरी, डेबिट नोट के थ्रू बताया जाता है। तो सेल्स से रिलेटेड क्रेडिट नोट और परचेज से रिलेटेड जो होता है वो डेबिट नोट होता है। ओके, मतलब परचेज रिटर्न से रिलेटेड डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड क्रेडिट नोट होता है। ओके, यहां आ जाएगा आपका डिटेल्स अमाउंट, और यहां आ जाएगा आपका डिटेल्स, और यहां आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, अब यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं भाई हमने जो है 18 जुलाई को 2026 को जो है हमारा एक सप्लायर है राजू एंड सन्स, उससे हमने गुड्स परचेज किया था, तो परचेज बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड किया था। अब हम उसको लौटा रहे हैं तो हमने एक डेबिट नोट इशू कर दिया, मान लेते हैं डेबिट नोट नंबर 501, और यहां पर हम उसको क्या लौटा रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम उसको लौटा रहे हैं 10 सेट ऑफ कलर बॉक्स एट द रेट 20 रुपीज ईच। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 100 बॉक्स कर लो, चलो 100 बॉक्स और 20 रुपए का एक है, तो ये हो गए 2000 रुपए। मान लेते हैं अगर डिस्काउंट वगैरह था तो परचेज करते टाइम तो यहाँ पर भी होगा, मान लेते हैं 10% डिस्काउंट, तो ये हो गया 200 रुपए, तो यहाँ हो गया 1800 रुपए, ये 1800 रुपए यहाँ लिखेंगे, ये टोटल हो जाएगी। ओके, और ये अगर और भी अगर परचेज रिटर्न हो तो इसके अंदर लिखते जाएंगे, अगर उस मंथ या उस पीरियड से रिलेटेड होगी तो। अदरवाइज जो है यहाँ पर हम इसको कर देंगे क्लोज। जैसे परचेज जो है ना वो डेबिट होता है क्योंकि उससे स्टॉक इंक्रीज होता है, लेकिन परचेज रिटर्न में हम गुड्स दे रहे होते हैं सामने वाले को, तो हमारा स्टॉक डिक्रीज होता है। स्टॉक एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। ओके जी, तो ये था आपका परचेज और सेल रिटर्न बुक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की तरफ। बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, तो थोड़ा सा पहले मैं वो आपको बताता हूं। इसका फॉर्मेट बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना होता है। अगर इससे रिलेटेड बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड या बिल्स पेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ओनली उसको जो डेटा है उसको स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड ही करना होता है उस बुक के अंदर, जो कि बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी नहीं होती है। बट आपको पता होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होता क्या है। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, डेटर और क्रेडिटर जानते हो क्या होता है? डेटर किसको बोलते हैं? जब हम किसी को उधार सेल करते हैं, हमने क्या किया, कोई व्यक्ति है उसको उधार सेल किया, बेचा, बट उससे पैसा लेना हमारे लिए अभी बाकी है, उससे पैसा हम लेंगे, दैट्स इज डेटर, और वो हमारे लिए एक एसेट होती है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से उधार खरीदते हैं लेकिन अभी तक उसको हमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, हमारा सप्लायर जो है उसे पैसा देना है, दैट्स लायबिलिटी, और उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो डेटर एसेट होती है, करंट एसेट होती है, और जो हमारे क्रेडिटर होते हैं वो करंट लायबिलिटी होती है। ओके, अब यहां पर जैसे हमने किसी को गुड्स बेचा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा दे ही दे देगा, एक फिक्स टाइम में दे देगा। हो सकता है उसमें बैड डेब्ट्स भी होते हैं, कई बार हमने एंट्री भी कर रखी है, जर्नल एंट्रीज है ना बैड डेब्ट्स की, कि डेटर अगर पैसा नहीं दे, इंसॉल्वेंट हो जाए तो बैड डेब्ट्स भी हो जाता है। कई बार वो 1 महीने का बोलकर 6 महीने तक पैसे नहीं देता है ना, मांगते रहो और तो क्या करोगे, केस कर दोगे, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट है तो करोगे, छोटे मोटे अमाउंट में क्या ही केस करोगे। ठीक है, ऐसे कैसे क्रेडिटर जो होता है वो भी कई बार जो हमें उधार गुड्स नहीं देता है कि भैया पैसे दो, गारंटी दो। तो जब हम सेल्स के समय कस्टमर से कोई गारंटी ले लेते हैं, और जब परचेज के समय हम क्रेडिटर को, कोई सप्लायर को कोई गारंटी दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। जैसे एक
व्यक्ति है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स को हम गुड्स बेचना चाहते हैं, लेकिन हम उसको ये कह रहे हैं कि ये देखिए डॉक्यूमेंट है, तेरे को हम 1 लाख रुपए का गुड्स बेच देंगे भाई एक्स, लेकिन इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे कि तू इस डेट को, मान लेते हैं आज डेट है फॉर एग्जांपल के लिए जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 19 अगस्त, तू जो है 5 सितंबर को मुझे पेमेंट कर देगा, और उस पर साइन करवा दिए मिस्टर एक्स के, तो वो मेरे लिए वो जो डॉक्यूमेंट वो बीआर बन गया। 5 अगस्त को वो जो मिस्टर एक्स है वो मुझे पेमेंट करेगा ही करेगा, उसने गारंटी दे दी, तो वो डेटर जो है बीआर बन गया। ऐसे कैसे अगर हम किसी को गारंटी दे देते हैं, जैसे सप्लायर है मिस्टर जेड, तो मिस्टर जेड को हम बोल रहे हैं कि भाई गुड्स दे दे, हमें उधार खरीदना चाहते हैं तेरे से और हम तेरे को गारंटी देने के लिए भी तैयार है, तो मिस्टर एक्स ने डॉक्यूमेंट बनाया, हमने उसके ऊपर साइन कर दिए, तो इस बार हमें फिर एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एक डेट को उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, दैट्स लायबिलिटी। तो जब गारंटी वाला मामला इन्वॉल्व हो जाता है तो वो डेटर बीआर बन जाता है, क्रेडिटर बिल्स पेबल बन जाता है। अब इससे ज्यादा और अगर डीप में जाऊं तो और भी तरीके से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बन सकते हैं, उसका एंडोर्समेंट भी होता है, वो डिसऑनर्ड भी होते हैं, वो एक्सेप्टेड भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो चैप्टर आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, वो वहां सीखते हैं हम। यहां तो हमें कुछ नहीं करना, बीआर दे रखा होगा, इस डेट का बीआर है, इससे मिला है और इतने अमाउंट का है और इसके अगेंस्ट है, बस उसको हमें बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर और बिल्स पेबल बुक के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। तो कैसे होता है आइए मैं आपको सिखाता हूं और समझाता हूं। तो यहां पर देखो ये रहा हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक्स, इसको मैं एक बार बोर्ड पे ले लेता हूं और फिर वहीं बताता हूं। तो यहां पर देखो जो मैंने बोला है वही यहां लिखा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है? बिल्स रिसीवेबल बुक जो है टू रिकॉर्ड ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, वही गारंटी प्रोमिसरी नोट्स, प्रॉमिस करते हैं कि भाई तू मुझे इस दिन पेमेंट कर देगा, ऐसा प्रॉमिस कर दे, हम डेटर को बोलते हैं, और क्रेडिटर को बोलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूं तुमको इस डेट को पेमेंट कर ही दूंगा, ताकि जो है एक विश्वास, एक ट्रस्ट पैदा हो सके। ओके, तो जब हम ऐसे बहुत सारे डेटर से बीआर या किसी और व्यक्ति से बीआर रिसीव करते हैं, हम लिखते हैं, वो नोट कर देता है, तो बिल्स रिसीवेबल के बदले में हमें पेमेंट मिलता है, तो उसको हम बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक का जो फॉर्मेट है वो ये रहा, देखो इसमें ये कॉलम्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। देखो सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का होता है कि भाई इस डेट को जो 12 जनवरी को जो है हमें एक बीआर मिला है, किससे मिला है? रमेश से मिला है, रमेश ड्रॉवर है, एक्सेप्ट पर सेल्फ है, 3 महीने का बिल है, यानी कि 3 महीने बाद में पेमेंट कर देगा हमको वो, हम उसे गुड्स बेच दो, 3 महीने में हमारा पेमेंट आ जाएगा। ड्यू डेट जो 3 महीने की आ रही है वो 15 अप्रैल आ रही है। अमाउंट जो वो 10,000 रुपए का है और अगेंस्ट सेल्स है ना, मतलब उधार बेचा है लेकिन सामने वाले से प्रॉमिस भी ले लिया है कि वो 3 महीने के अंदर यानी कि 15 अप्रैल को हमें पेमेंट कर देगा। तो ऐसे अगर और भी कोई बहुत सारे बीआर है जो किसी से हमें मिले हैं, उन सबको हम यहां पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन में डेट, क्वेश्चन में किससे रिसीव हुआ, ड्रॉवर कौन है, सेल्फ एक्सेप्टर कौन है, टर्म्स क्या है, ड्यू डेट क्या है, अमाउंट क्या है, ये सब दे रखा होगा, आपको तो सिर्फ यहां पर लिखना है। ओके, ऐसे कैसे फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है बिल्स पेबल। अब देखो बिल्स रिसीवेबल की तरह ही सेम होता है बिल्स पेबल भी, बट एक ही फर्क होता है कि वे जो बिल्स पेबल है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसको हम अगेंस्ट परचेज हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल में हमें प्रॉमिस मिलता है, बिल्स पेबल में हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई तुझे हम पेमेंट कर देंगे एक फिक्स डेट को। तो हमने ऐसा प्रॉमिस किस किस के साथ कर रखा है, किस किस के ऊपर जो है हमने ये प्रॉमिस दिया हुआ है, उन सब को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं और वो होता है बिल्स पेबल बुक। सो टू रिकॉर्ड बिल्स एक्सेप्टेड मतलब मैंने साइन किया है, प्रॉमिस किया है, और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है और एक फिक्स डेट को पेमेंट करना होता है। तो उसका भी ये सेम ही फॉर्मेट होता है, ज्यादा कोई चेंजेस होता नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट कॉलम वही डेट का होता है, सेकंड भाई किसको हमने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है, ड्रॉवर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, टर्म्स कितनी है, 2 महीने की बोली है, डेट क्या आ रही है, ड्यू डेट 15 मार्च को पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 15,000 रुपए का, और कैसे करना है, अगेंस्ट परचेज करना है। तो ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक होती है। ओके जी, ठीक। लास्ट बच गया हमारा जनरल प्रॉपर। मैं अगर आपको बोलूं कि जनरल प्रॉपर आप कर चुके हो तो आप बोलोगे सर कब किया, तो मैं बताता हूं। ऐसा ट्रांजैक्शन जो ना तो कैश बुक में आता है, ना परचेज बुक में आता है, ना सेल बुक में आता है, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल रिटर्न में, ना ही वो बिल्स रिसीवेबल में, ना ही बिल्स पेबल में, वो ट्रांजैक्शन आता है जनरल प्रॉपर के अंदर। यानी कि एक से लगाकर 7 जो बुक्स है या रजिस्टर है, उसके अंदर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो 1 से 7
बुक्स के अंदर नहीं आता है, जो बच गया है वो जनरल प्रॉपर के अंदर आता है। जनरल प्रॉपर वही है, हमारा जर्नल जैसा ही होता है, सिंपल, जो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कर चुके हैं, ऐसा होता है। देखो ये याद है, बिल्कुल इजी होता है। डेट, ये जर्नल ही है, ठीक है, इसको जर्नल प्रॉपर नाम दे दिया है। सारे ट्रांजैक्शन बस इसमें रिकॉर्ड नहीं होते हैं। कैश वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक में, गुड्स परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो परचेज बुक में, गुड्स सेल से रिलेटेड सेल बुक में, और परचेज रिटर्न सेल रिटर्न से रिलेटेड उनमें, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल से रिलेटेड उनकी बुक्स में। तो 1 से 7 बुक्स जो मैंने बताई उनमें हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ट्रांजैक्शन बच गया तो उसको जनरल प्रॉपर में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है, हमने 1 जुलाई को एक एसेट परचेज करी, ठीक है, मान लेते हैं हमने जो है एक फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर अगर कैश में परचेज किया होता तो कैश बुक में चला जाता, पर हमने फर्नीचर परचेज किया है उधार, तो ऊपर से 1 से लगाकर 7 तक किसी बुक्स में नहीं आता है, वो हम लिखेंगे यहाँ। हमने मान लेते हैं राजेश से जो है फर्नीचर परचेज किया है 5,000 रुपए का, उधार किया है ना। अगर कैश में किया होता ना जनरल प्रॉपर में, यहां नहीं लिखते उसको, हम कैश बुक में लिखते। ओके, तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, मान लेते हैं इस फर्नीचर पे जो है हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे वो यहाँ आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी जो फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं, ऊपर जो 1 से 7 बुक्स है उसमें कहीं भी नहीं होता है। ओके, मान लेते भाई 50 रुपए का डेप्रिसिएशन है या 150 रुपए का डेप्रिसिएशन। ओके, सो ऐसे ट्रांजैक्शन जो ऊपर 1 से 7 बुक्स में नहीं आते हैं उनको हम जर्नल के अंदर लिखते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्सिडियरी बुक्स नाम का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।